कंप्रेशन वर्क के लिए भी हम आपको फॉर्मूला बता चुके थे। क्या बताया था याद कीजिए, नंबर 3 में हम आपको कंप्रेशन वर्क बताए थे, WC से हम डिनोट किए थे कंप्रेशन वर्क, ठीक है ना। एक WC का मतलब कंप्रेसर का वर्क नहीं, कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2 में जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंप्रेशन वर्क इज इक्वल टू हम आपको बताए थे, याद कीजिएगा, माइनस ऑफ P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n माइनस 1, आपको याद होगा, क्लियर है ना। अब जब हम कंप्रेशन वर्क में जाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने का चीज है कि अगर इस फॉर्मूला को इस फॉर्मेट में हम यूज करते हैं तो हमको क्या चाहिए, P2 चाहिए, दैट इज नोन, ओके नो प्रॉब्लम। हमको V2 चाहिए, दैट इज नॉट गिवन, वो हमको प्रॉब्लम करेगा। P1 V1 हमको गिवन है, N भी गिवन है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर जो है आपका V2, जो कहीं ना कहीं क्या करेगा आपको, यहाँ पे इस फॉर्मेट में अगर यूज करते हैं तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि V2 का वैल्यू गिवन नहीं है, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT। तो जहां पे P2 V2 है वहां हम लोग को लिख सकते हैं क्या, MRT2, और जहां P1 V1 है वहां लिख सकते हैं MRT1, क्लियर है ना। कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं बताइए, कि PV इज इक्वल टू MRT, है ना। तो जहां पे P2 V2 है वहां MRT2 हो जाएगा, क्योंकि मास और R तो चेंज होता नहीं है। तो A आप लिख सकते हैं कंप्रेसर वर्क ड्यूरिंग द कंप्रेशन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं MR PV की जगह पे MRT, यहाँ पे P2 V2 है तो T2 हो जाएगा, MRT2 माइनस MRT1 अपॉन n माइनस 1। अब बोलेंगे सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि यहाँ पे T2 और T1 का वैल्यू हमको गिवन है, R का वैल्यू हम लोग जानते हैं, आइडियल गैस के लिए हम आपको लिखा चुके हैं, है ना। जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, तो कुछ वैल्यू होता है जो कि हम आपको बताएं, याद रखना होता है। जैसे R का वैल्यू हो गया 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब यहाँ पे अगर हम इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं कि अगर आप इसको MRT, है ना, तो M और R तो कॉमन रहेगा, तो आप उसको कॉमन अगर ले लें तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लें तो आपको जो है कंप्रेसर वर्क मिल जाएगा ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ऑफ M और R कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, दिस इज T2 और माइनस कितना T1, तो A आपका बचेगा अपॉन n माइनस, क्लियर है। अब यहाँ पे T2 गिवन है, T1 गिवन है, R का वैल्यू आप जानते हैं आइडियल गैस के लिए 0.287 किलो जूल पर केजी, है ना। अब M का वैल्यू, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, M का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं, कैसे, तो हम लोग जानते हैं इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि PV इज इक्वल टू MRT, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू MRT1, अभी भी लिखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम M निकाल सकते हैं कि M इज इक्वल टू P1 V1 बाई RT1, क्लियर है ना। तो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको वैल्यू पुट कर दीजिए, P का वैल्यू कितना है, P1 V1, अगर आप, है ना, किलो पास्कल में करेंगे तो 100 हो जाएगा, या फिर आप पास्कल में यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, है ना, तो अगर आप पास्कल में करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट हम वैल्यू यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वैल्यू इज गिवन बाय, हम आपको बता रहे हैं वैल्यू कितना दिया हुआ है, मास का वैल्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.195, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगा M इज इक्वल टू 0.1935 kg, क्लियर है। सारा वैल्यू आपको गिवन है। P1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे, P1 का वैल्यू कहाँ गया जी, P1 इज गिवन, V1 इज गिवन, और क्या चाहिए R का वैल्यू आप जानते हैं 0.287, ठीक है ना।
और T1 का वैल्यू आपको गिवन है। अगर R में आपका कंफ्यूजन है तो हम R का वैल्यू आपको बता दें कि फॉर आइडियल गैस R इज इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप R का वैल्यू पुट कर देंगे, P1 V1 T1 पुट कर देंगे, M का वैल्यू मिल जाएगा 0.1935 केजी। अब आप M का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आपका वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन निकल जाएगा। WC इज इक्वल टू M का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो M का वैल्यू आपका हो जाएगा 0.1935। R का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.287, हम यहाँ पे लिखा चुके हैं आपको। यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू 484.75 माइनस 300 अपॉन n माइनस 1, n का वैल्यू 1.3 और माइनस 1। क्लियर है ना। ये आप सॉल्व करेंगे तो कंप्रेसर वर्क आपको मिल जाएगा डेट इज माइनस ऑफ, है ना, यहाँ पे माइनस MRT था तो ये आपका माइनस हो जाएगा, डेट इज माइनस ऑफ 34.21 किलो वाट। तो ये आपका जो वैल्यू है डेट इज कंप्रेशन वर्क, है ना। सिमिलरली फोर्थ नंबर में आपको निकालना है डिस्चार्ज वर्क। क्लियर है। आइए देखिए डिस्चार्ज वर्क। डिस्चार्ज वर्क का भी फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, तो WD डिस्चार्ज वर्क इक्वल टू माइनस P2 V2, है ना। अब फिर से आपको कंफ्यूजन होगा कि V2 तो है नहीं, तो फिर से हम इसको चेंज कर सकते हैं कि डिस्चार्ज वर्क इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू MRT, तो P2 V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ MRT2। तो यहाँ से हम डिस्चार्ज वर्क निकाल लेंगे, माइनस M का वैल्यू निकाल चुके हैं 0.1935 इंटू R का वैल्यू 0.287 और इंटू, है ना, इंटू T2 का वैल्यू आपका कितना है 484.75। तो यहाँ से जब आप डिस्चार्ज वर्क निकालेंगे WD इज इक्वल टू, तो डिस्चार्ज वर्क का वैल्यू आपको मिल जाएगा डेट इज माइनस ऑफ 26.8 किलो वाट। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ना। दिस इज कैलकुलेशन, यू हैव टू डू दैट। क्लियर। तो ये आपका डिस्चार्ज वर्क निकल गया। लास्ट में आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट आपको निकालना है नेट वर्क डन, है ना। तो नेट वर्क डन में हम लोग क्या करेंगे, हम बताए हैं आपको कि अब नेट वर्क डन निकालने का दो तरीका है। पहला कि आप अलग अलग प्रोसेस में निकाल चुके हैं तीनों में, तीनों को सम कर दीजिएगा, नेट वर्क डन निकल जाएगा। दूसरा कि उसी प्रोसेस से हम लोग नेट वर्क डन का एक फार्मूला निकालने हैं तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर। आइए देखिए हम दोनों से बताते हैं आपको। अगर हम यहां से बोलें तो नेट वर्क डन को हम बोल सकते हैं डेट इज नंबर 5 में जो निकालना है डेट इज नेट वर्क। क्लियर है ना। नेट वर्क क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका है सक्शन वर्क प्लस क्या हो जाएगा कंप्रेसर वर्क प्लस क्या हो जाएगा डिस्चार्ज वर्क। क्लियर है। अभी तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपका जो नेट वर्क आएगा डेट इज, सक्शन वर्क कितना आया था जी, आप देख सकते हो सक्शन वर्क सेकेंड में 16 पॉइंट, है ना, 16.667 प्लस माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस कंप्रेशन वर्क माइनस में आया है, तो माइनस ऑफ 34.21 फिर से माइनस ऑफ 26.8। क्लियर है ना। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो यू विल गेट नेटवर्क इज इक्वल टू 44 माइनस ऑफ 44, माइनस वाला दोनों ऐड हो जाएगा। ऐसे भी आप देखिए यहाँ पे 16 है ना और यहाँ 26 है, तो 26 माइनस होगा तो 10 बचेगा, 10 यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 34 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। दिस इज 34.34 किलो वाट, है ना। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कंप्रेसर वर्क हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग वर्क इनपुट देते हैं, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं, तो हमको कंप्रेसर वर्क क्या मिलता है, नेट वर्क जो मिलता है वो हमको, है ना, इनपुट देना पड़ता है, इसलिए निगेटिव साइन आता है। लेकिन जब हम कंप्रेसर वर्क की बात करेंगे
तो हम जब कंप्रेसर वर्क बोल दिए तो वहां अंडरस्टूड है कि वो निगेटिव है, मतलब वहां साइन हम लोग नहीं लिखते हैं। क्लियर? तो आप क्वेश्चंस में जब फाइनल आंसर में जाएंगे तो आप नेट कंप्रेसर वर्क लिख सकते हैं। नेट कंप्रेसर वर्क इज इक्वल टू 44.3434 किलोवाट। क्लियर है ना? तो आप जो है फाइनल में, है ना, निगेटिव देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका नेट वर्क डन निकल गया, है ना। तो हम क्या बोले कि नेट वर्क डन निकालने का दो तरीका है। एक तो आप सारे प्रोसेस में निकाल के उसको ऐड कर दीजिए, तीनों प्रोसेस में, सक्शन, कंप्रेसर एंड डिस्चार्ज में। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट रिलेशन से निकाल सकते हैं। आइए देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम डायरेक्ट रिलेशन से वैल्यू निकालें तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अगर हम बात करें कि डायरेक्ट अगर हम रिलेशन से निकालना चाहते हैं तो हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते, नेट वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, कितना आया था? तो n/n-1 इंटू P1V1 इंटू P2 बाई P1 पे पावर, है ना, इंटू P2 बाई P1 पे पावर n-1/n और -1। आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला हम आपको डिराइव किए थे। क्लियर? अब डायरेक्ट यहाँ पे सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आपका जो नेट वर्क हो जाएगा डेट इज n का वैल्यू कितना है जी? 1.3 अपॉन 1.3 - 1 इंटू P1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ना? तो आपको दिया हुआ है दिस इज P1 इज 1 बार का मतलब वही हम बताएं कि अगर आप, है ना, किलो पास्कल में लिखना चाहते हैं तो 100 आप लिख सकते हैं, तो 100 किलो पास्कल इंटू V1 का वैल्यू अगर पर सेकेंड आप लिखेंगे तो 10 या फिर आप P1V1 तो यहाँ निकाल चुके हैं। क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे अलग अलग भी पुट कर सकते हैं। तो दिस इज 10/60, है ना। अंदर की हम बात करें तो P2 का वैल्यू 8 है, P1 का वैल्यू 1 है, पे पावर कितना? 1.3 - 1/1.3 और -1। क्लियर है? इसको आप सॉल्व करेंगे तो, है ना, आपको नेट वर्क मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू, सेम वैल्यू आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 44.34 किलोवाट। क्लियर है? तो आप, है ना, अगर आपको डायरेक्ट सारा वैल्यू दे दे और सिर्फ नेट वर्क डन निकालने के लिए बोले तो बेटर है कि हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल दें, अलग अलग प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको बोले नहीं आप कंप्रेशन वर्क निकालिए तब तो अलग से निकालना पड़ेगा, आप सक्शन वर्क निकालिए तो अलग से निकालना पड़ेगा, डिस्चार्ज वर्क निकालिए तो अलग से निकालना पड़ेगा। जब हम अलग अलग निकाल लिए हैं तो हम फिर इसमें क्यों जाएंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, हमको मिल जाएगा आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आप नेट वर्क डन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग कहां तक पहुंच गए, कितने नंबर तक पहुंच गए? तो नेट वर्क डन हम लोग को कहां पे निकालना था, दैट इज इन 5th नंबर। आइए 6th और 7th में। क्लियर? 6th में क्या बोल रहा है आपको? 6th में बोल रहा है हीट ट्रांसफर टू सिलेंडर वर्क्स ड्यूरिंग द कंप्रेशन। सिंपल बोल रहा है कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन, है ना, आप हीट ट्रांसफर निकालिए। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस कैसा है जी? पॉलीट्रॉपिक। क्लियर है ना? और हम लोग जानते हैं कि पॉलीट्रॉपिक के लिए हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? गामा माइनस n/(1) इंटू वर्क ट्रांसफर ऑफ पॉलीट्रॉपिक। आपको याद होगा बेसिक थर्मोडायनामिक्स में ये फॉर्मूला होता है, समझिए यहाँ पे नंबर ऑफ 6th, है ना। बी नो डैट ये फॉर्मूला हम लोग बेसिक थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। बी नो डैट वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर है ना, हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फॉर पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू गामा माइनस n/(1) इंटू वर्क ट्रांसफर ऑफ पॉलीट्रॉपिक, वर्क ट्रांसफर ऑफ पॉलीट्रॉपिक। क्लियर है ना? तो अब जो कंप्रेशन में हमको निकालना है, और कंप्रेशन हम कैसा ले रहे हैं अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक ले रहे हैं। क्लियर है ना? तो पॉलीट्रॉपिक में जो हम वर्क ट्रांसफर ले रहे हैं, है ना, तो ये तो आपको निकाल भी चुके हैं कि वर्क ट्रांसफर फॉर कंप्रेशन ही तो कैसा है, पॉलीट्रॉपिक है, तो इसको हमको फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्लियर है? बाकी गामा -(1)
1। n का वैल्यू तो आप देख रहे हैं कितना है 1.3। गामा का वैल्यू आप कितना लेंगे, तो गामा कहां पे डिफाइंड होता है, फॉर आइडियाबैटिक के लिए, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक करने का मतलब आइडियाबैटिक के लिए। और यहां पे आपको दे दिया है क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन विथ n इज इक्वल टू 1.4। और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक। तो कहने का मतलब है कि यही आपका आइडियाबैटिक के केस में वैल्यू है, मतलब यही आपका क्या है, गामा का वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। ऐसे भी आप लोग बेसिक थर्मोडायनामिक्स जब पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस के लिए हम लोग जो गामा का वैल्यू लेते हैं दैट इज 1.4 है ना। तो यहाँ पे हम लोग गामा का वैल्यू पुट करेंगे 1.4। क्लियर है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि dq इज इक्वल टू, हम है ना, आपको पता है कि कंप्रेशन के लिए निकाल रहे हैं मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, दैट इज इक्वल टू गामा का वैल्यू 1.4 माइनस 1.3 अपॉन 1.4 माइनस 1 और इनटू माइनस ऑफ 34.21। क्लियर है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे किसका वैल्यू मिल जाएगा हमको, dq का। क्लियर है। ए यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो आपका जो dq का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, है ना, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, दैट विल बी हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, आफ्टर कैलकुलेशन you will get dq is equal to, है ना, that is minus of 8.55 किलोवाट। क्लियर। तो दिस इज आवर हीट ट्रांसफर, है ना। लास्ट में हम लोग देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग कंप्रेशन। फिर से कंप्रेशन में ही निकालना है कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन, है ना, ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम बेसिक थर्मोडायनामिक्स का रिलेशंस यूज कर रहे हैं। आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे, है ना, कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, अगर हम इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में रिलेशन रिप्रेजेंट करें तो आप पढ़े होंगे कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू रिलेशंस बी नो डैट। फिर से हम लोग लिख सकते हैं कि बी नो डैट, हम लोग जानते हैं बी नो डैट, क्या जानते हैं जी, कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw, है ना। मतलब हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप ड्यूरिंग द कंप्रेशन वर्क ट्रांसफर आप निकाल चुके हो। क्लियर है। ड्यूरिंग द कंप्रेशन आप हीट ट्रांसफर निकाल चुके हो, तो सिंपली आप यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्लियर, तो ये dq तो रहेगा ही, तो dq और माइनस ये आपको जरा जाएगा क्या हो जाएगा, dw। क्लियर है। तो du चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अभी आप लाए हो माइनस 8.55 माइनस और माइनस ऑफ कितना 34.21, यहाँ पे आपका निकाल चुके हो। यू विल कैलकुलेट, है ना, आपको कैलकुलेट करना है इसको और फाइनल आंसर आपका कुछ आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा, है ना, वो समथिंग 25 पॉइंट के आसपास आएगा, दैट इज 25.6, 25.6 प्लस में आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 25.6 किलोवाट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज 25.6 किलोवाट। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसमें हम 1 बाय 1 सारे वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अभी जो हम ये क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व किए, इसमें हम एक ही मेथड को यूज किए हैं, है ना, एक ही में सॉल्व किए हैं, एक ही कंडीशंस में, किसमें, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। अब आपको क्या करना है कि सेम मेथड को यूज करना है। सेम मेथड, कुछ भी चेंज नहीं होगा, नथिंग विल बी चेंज। सिर्फ चेंज क्या होगा, तो n इज इक्वल टू 1.4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू कितना ले रहे थे 1.3, यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.4। क्लियर है ना। प्लस कुछ चेंजेज और आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप अगर आएंगे हीट ट्रांसफर में, कहाँ है आपका हीट ट्रांसफर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द कंप्रेशन। बात समझ में आ रही है।
तो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग आप किस में बात करेंगे, अब जो आप ले रहे हैं कंप्रेशन प्रोसेस जो आप ले रहे हैं अब सेकेंड वाले केस में, वो कैसा है, आइसेंट्रोपिक है। और आइसेंट्रोपिक का मतलब हम बार बार बोल रहे हैं कि क्या होता है, रिवर्सिबल आडियाबेटिक। और आप जानते हैं कि आडियाबेटिक प्रोसेस के केस में हीट ट्रांसफर कितना होता है, 0 होता है। हम आपको बताए थे कि आडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज डी जो आडियाबेटिक प्रोसेस के केस में, और एक रिलेशंस जो पीवी पे पावर एन गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर आप क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। और उसी तरह से फिर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप निकाल सकते हैं बाय द सेम प्रोसेस। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आप डायरेक्ट इसको 0 करके और यहाँ से वर्क डन तो आप निकालेंगे ही, यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इसमें हमको कुछ करना नहीं है, हम बस इसलिए दे दिए हैं कि आपको हम अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्वेश्चंस को सॉल्व करा दें, आपको आइसेंट्रोपिक मिल जाए तो कंफ्यूजन ना हो, आपको आइसोथर्मल मिल जाए तो कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है ना। अब आइए थर्ड नंबर पे, अगर हम बात करें आइसोथर्मल कंप्रेशन का। क्लियर है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या है समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि जैसे कि अगर हम बात करें कि पॉलीट्रॉपिक और आइसेंट्रोपिक, क्लियर है ना। अगर हम ये दोनों की बात करें कि पॉलीट्रॉपिक और आइसेंट्रोपिक, तो पॉलीट्रॉपिक और आइसेंट्रोपिक दोनों के केस में जो है हमको वर्क डन का फार्मूला सेम होता है। आप जानते हैं कि वर्क डन है ना, dW इज इक्वल टू P1 V1, है ना। या फिर यहाँ पे हम कंप्रेसर की केस में बात करें तो हम लोग क्या बात करते हैं कंप्रेशन के केस में, कि माइनस ऑफ P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n-1। क्लियर है ना। तो ये जो वैल्यू हम लोग लेते हैं ये दोनों में होता है। आप अगर बात करें पॉलीट्रॉपिक तो भी यही फार्मूला होगा, आइडियाबेटिक तो भी फार्मूला ही होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, n का वैल्यू चेंज हो जाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे तो वर्क ट्रांसफर पॉलीट्रॉपिक का हो चाहे आइडियाबेटिक को हो, सेम रिलेशन से आप रिप्रेजेंट करोगे, सिर्फ n का वैल्यू चेंज करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम आपको उस समय होगा जब आप आओगे कहां पे, आइसोथर्मल कंप्रेशन में। ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा कि वर्क डन आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते। आपको पता है ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है, वर्क ट्रांसफर जो होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे। ये बेसिक थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं 4th सेम का, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब तक आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स क्लियर नहीं रहेगा, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, सारा आपका उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज है ना। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स, वो अभी भी सिविल डिपार्टमेंट के लिए जो पेपर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें चल रहा है, उसका सीरीज है ना डेली आप लोग को अपलोड हो रहा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे कि आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो आइसोथर्मल के केस में जो हम लोग वर्क ट्रांसफर करते हैं, है ना, दैट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो आ तो हम बोले PV ln ऑफ V2 बाई V1। बात समझ में आ रही है। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर प्रेशर के फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे तो PV ln ऑफ, ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे क्या, P1 बाई P2, है ना। तो या फिर PV की जगह पे आप MRT पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको MRT ज्यादा इजी लगता है तो आप MRT ln ऑफ, है ना, अगर प्रेशर के फॉर्म में लेंगे तो P1 बाई P2, अगर वॉल्यूम के फॉर्म में लेंगे तो V2 बाई V1। तो यहाँ पे आपको V2 तो गिवन है नहीं, तो बेटर है कि आप प्रेशर के फॉर्म में लीजिए। क्लियर है। तो आपको ये फार्मूला यूज करना होगा वर्क डन निकालने के लिए, कब, जब आप जाएंगे कहाँ पे, है ना, 3rd नंबर में आइसोथर्मल कंप्रेशन में। क्लियर है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में जब आप जाएंगे तो जो आप WC का वैल्यू यूज किए थे वहां पे, है ना, P1 V1
पॉलीटॉपिक के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको ये फार्मूला यूज करना होगा, है ना, PV ln ऑफ P1 बाई P2। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा चेंजेज है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेम रहेगा, है ना। तो हम इसमें आपको सारा स्टेप करके हम बता चुके हैं। ए एज ए होमवर्क आप जो है 1 और 2 दोनों में आप सॉल्व करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन आएगा, कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे, है ना। और इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, ये आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।